हाँ जी, अब हमारा टॉपिक है बेटे डीके रेट। डीके रेट और एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल। आप इसे ये भी कह सकते हैं एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल। हाँ जी बच्चों, ये क्या है? एक्टिविटी रेट किसे कहते हैं या डीके रेट किसे कहते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है डीके होने का रेट, यानी कितने डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम हो रहे हैं, कितने न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम हो रहा है, इसे हम डीके रेट बोलते हैं या एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई डाउट है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो इट इज वेरी सिंपल, तो आप लिख सकते हैं, लिखिए डीके रेट रिप्रेजेंट्स, आई विल नॉट रिपीट, दोबारा बोल रहा हूं एक बार तो, लेकिन दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। डीके रेट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम। बोलो बेटे, बात समझ आ गई? कोई दिक्कत किसी को? इधर बोर्ड पे ध्यान दें। डीके रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस से रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। एंड आर इज इक्वल टू डीएन बाई डी टी। आर इज इक्वल टू डीएन बाई डी टी। डीएन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग इन हाउ मच टाइम? dt टाइम। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है जी, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिविटी या फिर डीके रेट। एज n इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। ये n की वैल्यू यहां पुट करके r निकालो, शाबाश करो, वेरी गुड। चलो देखो शाबाश, इसमें एक नेगेटिव साइन और लगेगा। नेगेटिव साइन क्यों? बोलो शाबाश। क्योंकि डिसइंटीग्रेशन से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेट जो है वो डिक्रीज होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रेडियोएक्टिव डीके लॉ, पढ़ा था ना? हाँ जी। n इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। जब यहां रखेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा बेटे? माइनस ऑफ d बाई dt ऑफ n। n की जगह आ जाएगा n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। क्लियर? यस और नो? यस सर। चंद्रमुखी समझ आ रहा है? बातों से नंबर नहीं आने वाले, इधर ध्यान दें। अब माइनस n0 कांस्टेंट है बेटे, बाहर आ जाएगा। e पावर माइनस लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन एक बार तो एक्सपोनेंशियल खुद आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो गया। इज इट क्लियर? फिर माइनस लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस लैम्डा आगे लिख देते हैं, लैम्डा n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। r इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे, लैम्डा n नॉट को हम लिख देंगे r नॉट। क्या लिख देंगे? इनटू e पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये भी रेडियोएक्टिव डीके लॉ की एक इक्वेशन कह सकते हो आप। दिस इज आल्सो द रेडियोएक्टिव डीके लॉ इन टर्म्स ऑफ डीके रेट। इन टर्म्स ऑफ डीके रेट। एनी डाउट टू एनीबॉडी? और यहाँ पर r नॉट किसके बराबर है? लैम्डा n नॉट के। r नॉट किसके बराबर है? लैम्डा n नॉट के। बोलो, कोई समस्या आई? इसमें अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो डीके रेट है जिसे आप एक्टिविटी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी या डीके रेट, ऐसा यूनिट ऑफ डीके रेट इज बेक्वेल। हेनरी बेक्वेल ने खोज करी थी ना रेडियो एक्टिविटी की, तो उन्हीं के नाम को ऑनर देने के लिए इसका ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? बेक्वेल, रिप्रेजेंटेड बाय BQ। रिप्रेजेंटेड बाय BQ। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ठीक है, वैसे शायद ठीक ही है। ठीक है भैया, स्पेलिंग ओके है। चलो, अब बेक्वेल का मीनिंग क्या है बेटे? बेक्वेल ऐसा यूनिट तो है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 बेक्वेल का मतलब है बच्चों 1 डीके पर सेकेंड। 1 डीके, अगर एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस का डीके 1 सेकंड में हो रहा हो तो हम ये कहेंगे कि वो जो सैंपल है उसका एक्टिविटी रेट 1 बेक्वेल है। मेरी बात समझनी? अगर 1 सेकंड टाइम में किसी सैंपल में एक न्यूक्लियस का डीके हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि उस सैंपल का एक्टिविटी रेट 1 बेक्वेल है।
इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। इसके बाद में अगला इसका यूनिट, ऐसा यूनिट तो ये हो गया, कुछ और यूनिट्स भी एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, उसमें अगला यूनिट है क्यूरी। अगला यूनिट क्या है? क्यूरी। मैडम क्यूरी थी ना, एक थे पियर क्यूरी और एक, इनका पूरा नाम क्या है मैडम क्यूरी का? कोई बात नहीं, एक्चुअली ये दोनों हस्बैंड वाइफ साइंटिस्ट थे, दोनों क्यूरी कपल वी कैन से। तो ये जो मैडम क्यूरी हैं, इनके नाम के ऊपर क्यूरी इज द यूनिट यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिविटी। तो CI से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? CI से। तो 1 क्यूरी बराबर क्या होता है? 1 क्यूरी लिखो, क्यूरी इज द नेम गिवन आफ्टर मैडम क्यूरी एंड 1 क्यूरी मीन्स, अगर हम ये कहें कि किसी सैंपल का रेट 1 क्यूरी है, इसका मतलब है 3.7 × 10⁻⁷ डीके पर सेकेंड। 3.7 × 10⁻⁷ डीके पर सेकेंड। कोई डाउट है किसी बच्चे को? हाँ या ना बोलो? तो ये आपके पास हो गया क्यूरी। अच्छा ये बताओ बच्चों, 1 डीके पर सेकेंड को बैकबैरल कहते हैं ना आप, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻⁷ बैकबैरल। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। एक और ऐसा यूनिट, एक और यूनिट यूज किया जाता है एक्टिविटी के लिए, रदरफोर्ड। क्या यूनिट यूज किया जाता है? रदरफोर्ड। RD से रिप्रेजेंट किया जाता है, RD, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के लिए कितना डीके पर सेकेंड? 10⁻⁶ डीके पर सेकेंड। 10⁻⁶ डीके पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख, 1 सेकंड में किसी सैंपल के 10 लाख न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उसका एक्टिविटी रेट 1 रदरफोर्ड है। उसका एक्टिविटी रेट क्या है? 1 रदरफोर्ड। और ये रदरफोर्ड किसके नाम के पीछे लगाया गया है? डेफिनेटली साइंटिस्ट रदरफोर्ड। इज इट क्लियर? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी एक्टिविटी की। तो हमने बात करी डीके रेट की और इसकी यूनिट्स की। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, बात कर चुके हैं ना हम थोड़ी बहुत न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? जिसके न्यूक्लियस में कोई चेंज होता हो। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एक पेरेंट न्यूक्लियाई में चेंज होकर कोई दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई निकल जाए और कुछ प्रोडक्ट्स और बनते हो, में भी एनर्जी रिलीज होती हो, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। 1-2 लेक्चर पहले हमने बात करी थी न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की। कब? जब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर की बात कर रहे थे, जब हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि ज्यादातर जो न्यूक्लियस हैं, आउट ऑफ 2000 न्यूक्लियाई अवेलेबल, approximately all of the nuclei या most of the nuclei they are unstable, and to gain स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हैवी न्यूक्लियाई टूटकर छोटे न्यूक्लियाई बनाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, और छोटे न्यूक्लियाई जुड़कर बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और इन दोनों ही टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर और नॉट? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब हम उसे थोड़ी ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो न्यूक्लियर फिजन, डेफिनेशन वगैरह अब आप लिख लेंगे बेटे, क्योंकि हम इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, बेस हमारा ऑलरेडी इस मामले में तैयार है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है आप लिख लेंगे। क्लियर हो गया? क्या होता है न्यूक्लियर फिजन? इट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स इनटू 2 or more lighter nuclei to gain stability. In this process large amount of energy is also released. Is it fine? इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम इस चैप्टर में करते हैं वो करते हैं बेटे यूरेनियम का, यूरेनियम 235 का। जब यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन से टकराता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन दो न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक हो जाता है, और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। और एक्चुअली जरूरी नहीं है कि बेरियम और क्रिप्टॉन में ही बने, लेकिन मोर प्रोबेबिलिटी है बेरियम और क्रिप्टॉन बनने की। और भी कई प्रकार के इसके साथ में न्यूक्लियस बन सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है? बेरियम और क्रिप्टॉन की। इसलिए हम जनरली इसी एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है बच्चों? तो यूरेनियम 235 92 ये जब एक न्यूट्रॉन से टकराता है तो क्या बनता है बच्चों? बेरियम एंड क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक नंबर क्या है?
56, क्रिप्टॉन का 36। इसका मास नंबर क्या है 141 और इसका मास नंबर क्या है 90। यू श्योर? चलो अभी अपन कंजर्वेशन से भी पता लगा लेंगे। प्लस इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। इस प्रोसेस में क्या निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी प्लस। चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व रहा कि नहीं रहा। इधर एटॉमिक नंबर टोटल मिला के कितना था 92, इधर कितना है 50 एंड 30 80 एंड 12 92। क्लियर हो गया। इधर मास नंबर टोटल कितने थे 235 और 1 236। इधर कितने हो गए भाई ये हो गए 90 141 और 90। ये तो गड़बड़ हो गया ना। इधर 3 है देखो इधर 3 है 3 इंटू ना तो 3 और ये 92 और 141 कितने हो गए 3 9 4 13 1 233 236 होना चाहिए तो 3 और 144। हाँ जी अब देखिए तो अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटे एक न्यूट्रॉन से जब यूरेनियम टकरा रहा है तो बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहा है और 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और एनर्जी निकल रही है। पहली बात तो ये कि एनर्जी कितनी निकलती है। ये जो एनर्जी है बेटे ये निकलेगी Q इज इक्वल टू मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर। मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर। अब मास डिफेक्ट क्या है इधर जो रिएक्टेंट न्यूक्लियाई है हमारे पास इन दोनों का मास माइनस सभी प्रोडक्ट न्यूक्लियाई का मास ये जो डिफरेंस आया दैट इज मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर दैट इज एनर्जी। इज इट क्लियर? कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम बात करें तो आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी निकलती है। अप्रोक्सीमेटली 200 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी के अंदर मैं आप बच्चों को एक दो बातें और बताना चाहूंगा बेटे कि ये जो न्यूक्लियर फिजन है ये पढ़ने का हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। जब साइंस ने ये पता लगाया कि इसमें एनर्जी निकल रही है तो साइंस ने इस एनर्जी को अपने पर्पस के लिए यूज करने का सोचा और फिर बनाए गए न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बनाए गए एटम बॉम्ब्स और उसके अंदर इस एनर्जी का यूज किया जाता है। तो पीसफुल पर्पस में तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इसी रिएक्शन का यूज करके और जो एनर्जी निकलती है उससे उस एनर्जी का यूज करते हैं स्टीम बनाने में। स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से बिजली बनाते हैं। इज इट क्लियर? लगभग सभी डेवलप्ड कंट्रीज में और हमारे देश में लार्ज स्केल के ऊपर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है बात? ओके तो अब हम किसकी बात करेंगे कि ये जो एनर्जी है वो लार्ज स्केल पर हमें कैसे प्राप्त होती है। वो लार्ज स्केल पर हमें मिलती है बच्चों न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन से? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। इनके ऊपर शॉर्ट नोट आप बच्चों को बनाने आने चाहिए बेटे। मैं तो आपको बता रहा हूँ गाइडेंस दे रहा हूँ। अब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में क्या हो रहा है इधर ध्यान देना। जब यूरेनियम न्यूट्रॉन से टकरा रहा है तो दो तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई बन रहे हैं और 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? 3 न्यूट्रॉन। तो जब एक यूरेनियम एक न्यूट्रॉन से टकराया तो दो तो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई निकले, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 व्हाटएवर जो भी ये हैं, प्लस क्या निकले 3 न्यूट्रॉन। क्लियर हो गए? अब ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम से टकराएंगे। ठीक बात हुई? और फिर कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 9 न्यूट्रॉन। ये 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम से टकराएंगे और फिर 27 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और फिर 27 यूरेनियम से टकराएंगे और फिर 81। इज इट क्लियर और नॉट? अब मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर इस एक रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल रही है तो यहाँ कितनी निकलेगी इस रिएक्शन में भाई? इस रिएक्शन में कितनी निकलेगी? इसके 3 गुना। हाँ या ना बोलो। और यहाँ कितनी निकलेगी? इसका 9 टाइम्स। और यहाँ कितनी निकलेगी? इसका 27 टाइम्स। तो ये तो चलता ही जाएगा ना। हाँ या ना? इस रिएक्शन इस एनर्जी का यूज हम पीसफुल पर्पस के लिए भी कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। पीसफुल पर्पस के लिए भी कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान देना बच्चों, अगर ये एनर्जी इसी प्रकार से बढ़ती रही तो ये डिस्ट्रक्टिव पर्पस हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है बेटे एटम बम बनाने का। एटम बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से ही कंट्रोल किया जाता है, सॉरी मतलब बनाया जाता है। इज इट फाइन? उसमें न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है अनकंट्रोल्ड मैनर में। अनकंट्रोल्ड मैनर मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, एक्सप्लोजन बड़ा
धमाका होता है और जो आसपास का एरिया है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि सारी की सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली मेल्ट हो जाती हैं। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि हम अलग अलग चीजों को सपोज कर सकते हैं जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है। जब एटॉमिक बॉम्ब का धमाका होता है तो लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है और उससे सारी की सारी चीजें मेल्ट होकर एकदम गायब हो जाता है और वहां गहरा गड्ढा रह जाता है बस, और साथ में न्यूक्लियर रेडिएशंस रह जाते हैं। फाइन। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में गिराए गए थे 2 एटम बम जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है। इसका यूज होता है एनर्जी या लार्ज स्केल एनर्जी बढ़ाने के लिए। अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या चीज है, ध्यान देना, इधर ध्यान दें। यहां पर कितने न्यूट्रॉन बने? 9 न्यूट्रॉन। इससे पहले वाली जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन बन रहे थे? 3 न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी जनरेशन के अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या, बोर्ड पर ध्यान रखना है, किसी भी एक जनरेशन में न्यूट्रॉन्स की संख्या डिवाइडेड बाय उससे पहली जनरेशन में न्यूट्रॉन्स की संख्या, ये होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्लियर हुआ? मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in a specific generation divided by number of neutrons in previous generation, इससे जस्ट पहले वाली जनरेशन। अब इधर ध्यान दो, इधर मान लो 27 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, इससे पहले वाली में 9 निकल रहे हैं, तो 27 बटा में 9 3, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आ गया? 3। इसी प्रकार 9/3 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आ गया? 3। लेकिन ये जरूरी नहीं, कई बार क्या होता है, ये जो 3 न्यूट्रॉन बने, ये 3 न्यूट्रॉन में से कोई एक आधा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया मटेरियल के द्वारा। कोई मटेरियल है सराउंडिंग्स में जिसने इसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो 3 में से 2 ही टकराए यूरेनियम से, 2 टकराए तो आगे 6 ही बनेंगे। तो फिर क्या बनेगा? 6/3। यहां पर 3 बने थे लेकिन अब 6 बने, तो 6/3, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो गया? 2। समझ आई बात की नहीं? तो हमारा ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इसे हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब ध्यान देना, आप जरूरी बात अब आ रही है। इफ k इज ग्रेटर देन 1, अगर k जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। ये कैसी है बच्चों? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन या ग्रोइंग चेन रिएक्शन। इसे क्या कह सकते हैं? ग्रोइंग चेन रिएक्शन, यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रेगुलरली प्रोड्यूस करता जाएगा। इज इट फाइन? और दूसरा, इफ k इज इक्वल टू 1, अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 है, कहने का मतलब ये दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर कैसे होंगे? मान लो यहाँ 3 न्यूट्रॉन बने, इन 3 में से 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए किसी मटेरियल के द्वारा, 2 न्यूट्रॉन क्या हो गए? एब्जॉर्ब। तो कितना बचा? एक न्यूट्रॉन यूरेनियम से टकराया, फिर कितने बने? 3। तो 3/3 क्या आ गया? 1। तो ये हो गया टोटली कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। समझ आई बात की नहीं आई? तो यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट है। एनर्जी प्रोडक्शन का रेट क्या है? कांस्टेंट है। और तीसरी इसमें पॉसिबिलिटी है, इफ k इज लेस देन 1। k लेस देन 1 का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए इधर 27 न्यूट्रॉन बने और इन 27 न्यूट्रॉन में से सपोज करते हैं 18 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए, 18 या एक और ज्यादा कर लेते हैं, सपोज करते हैं 20 एब्जॉर्ब हो गए, तो कितने टकराए? 27 बने थे, इसमें से 20 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए गए, कितने नए बने? 7। 7 से कितने बनेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 3, 21। तो 21 बटा में 27, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से कम हो गया ना। तो जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से कम हो जाता है तो एनर्जी प्रोडक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीजिंग रिएक्शन हो जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ आई बात के नहीं आई? तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें ये बताता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो चेन रिएक्शन है, वो ग्रोइंग है कि डिकेइंग है, मतलब बढ़ रही है, घट रही है या कांस्टेंट रेट से चल रही है। इज इट क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? और जब k इज इक्वल टू 1 है, जब k इज इक्वल टू 1 है, इसके लिए जो सैंपल साइज होता है, इसके लिए जो सैंपल साइज होता है, भाई कितना यूरेनियम का मास लें कि k इज इक्वल टू 1 हो, यानी कांस्टेंट रेट से न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन कर सके। मेरी बात समझना, k इज इक्वल टू 1 करने के लिए ना ज्यादा ना कम,
K को 1 के बराबर करने के लिए, ताकि कांस्टेंट रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, कांस्टेंट रेट से न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन कर सके, बनी रह सके, इसके लिए यूरेनियम या जो भी फ्यूल आप यूज कर रहे हैं उसका कितना मास लें सैंपल का, उसे बोलते हैं क्रिटिकल मास या क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल मास या क्रिटिकल साइज। एनी डाउट एनीबॉडी? तो यहाँ पर दो जरूरी बातें हमने पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड क्रिटिकल साइज इस बात के लिए भी जरूरी होता है कि हमारे पास जो यूरेनियम, ध्यान से सुनो, हमारे पास जो यूरेनियम नेचर में मिलता है, हमने तो 235 चाहिए हमें तो, लेकिन यूरेनियम के तो काफी सारे आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम 235 भी है, 233 भी है, 238 भी है, यस और नो? तो इसमें से जो 235 है ना बेटे, जब नेचर में मिलता है यूरेनियम, आपको मेरी बात समझ तो आ रही होगी, जब नेचर से यूरेनियम मिलता है तो 235 लगभग 7% के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? 7%। अब मान लीजिए कि ये जो गोल्ड है ये यूरेनियम का बना हुआ है, मान लेते हैं सिर्फ, तो इसके 7% में यूरेनियम 235 है और बाकी सारे अलग अलग आइसोटॉप्स हैं। तो एक न्यूट्रॉन आया, बोर्ड से टकराया यूरेनियम वाले से, तो क्या ये जरूरी है कि वो 235 से टकराएगा? कोई जरूरी नहीं है। उसके टकराने की प्रोबेबिलिटी लगभग 7% ही हुई है ना। तो कितना साइज लें इस सैंपल का कि ये रिएक्शन मेंटेन हो सके K = 1 वाली, ताकि उसकी संभावना इतनी बनी रहे कि वो ना तो घटे और ना चेन रिएक्शन की तरह बढ़े। उस साइज को आप क्रिटिकल साइज बोलते हैं। उस साइज को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल साइज। तो नेचर से जब यूरेनियम मिलता है उसमें 235 7% होता है, तो उसका एटलीस्ट कितना साइज लें कि वो उसे K = 1 यानी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और कांस्टेंट एनर्जी को सस्टेन कर सके, दैट साइज इज नोन एज क्रिटिकल साइज। दैट साइज इज नोन एज क्रिटिकल साइज। एंड अभी जैसा कि हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, ये बेसिक प्रिंसिपल है किन दो चीजों का? न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बम। एटम बम क्यों बनता है, कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या चीज है? पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया जाता है। पीसफुल पर्पस कहने का मतलब बिजली बनाने के लिए। क्या के लिए बिजली बनाई जाती है? और कोई यूज भी होता है? और भी यूज होते हैं। कई प्रकार के हमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अगर चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन करवा के बनाए जा सकते हैं। कुछ एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, मेरी बात सुनो, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या क्या काम आता है? नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। नंबर 2, कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो वैसे अवेलेबल नहीं है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाए जा सकते हैं, उन्हें बनाने के लिए मान लो हमें लेबोरेटरी में कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई चाहिए तो वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर से बना सकते हैं। ये हमारे पास इसका दूसरा काम हो गया। इज इट क्लियर? और तीसरा, थर्मल न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए या हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। जब यूरेनियम टकराता है तो उससे हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में बना सकते हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर के यूज हैं। हाँ जी बेटे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं? अब न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस चैप्टर से कई बार न्यूक्लियर रिएक्टर जो है 5 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें चेन रिएक्शंस की बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जब न्यूक्लियर रिएक्टर ही पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? पहला तो ये पूछा जाता है व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है भाई? इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस energy for peaceful purposes and to produce some radioactive isotopes and to produce some neutrons required for laboratory purpose। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। क्लियर होगी बात? नंबर 2, इस पर ये पूछा जाता है व्हाट इज इट्स बेसिक प्रिंसिपल। व्हाट इज इट्स बेसिक प्रिंसिपल? किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम करता है। इट्स प्रिंसिपल इज न्यूक्लियर फिजन। इट्स प्रिंसिपल इज न्यूक्लियर फिजन, यानी हैवी न्यूक्लियाई का लाइटर न्यूक्लियाई में टूटना। नंबर 2 वाली बात समझ आ गई? नंबर 3 इसमें पूछा जाता है एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम। एक लेबल्ड डायग्राम बनाएं और ये काम कैसा करता है ये समझाएं। क्लियर हो गया? तो हमारा तीसरा काम है इसका डायग्राम बनाना। बढ़िया सा सुंदर सा डायग्राम तो आप बनाएंगे। रफ डायग्राम समझने के पर्पज से मैं यहाँ पर बनाता हूँ। क्लियर? और उसमें क्या क्या जरूरी पार्ट्स है उसकी हम बात करेंगे। देखो बच्चे, ये हमारे पास एक चैम्बर है, इधर ध्यान दो बोर्ड पे। इस चैम्बर में हमारे पास फ्यूल रोड्स लगाई हुई हैं। क्या लगाई हुई है बच्चों? फ्यूल रोड्स।
फ्यूल रोड्स किसकी बनी होती है? फ्यूल रोड्स, जो भी फ्यूल हम यूज करेंगे, मान लो यूरेनियम यूज कर रहे हैं या प्लूटोनियम यूज कर रहे हैं, उसकी बनी हुई रोड्स होती हैं। क्लियर हो गया? तो यूरेनियम या प्लूटोनियम की रोड्स एल्यूमिनियम मेटल के अंदर टाइटली बाउंड करके इसके अंदर लगा दिया जाता है चैम्बर में। तो ये तो हो गया फ्यूल रोड्स। तो साथ ही साथ हमें यह भी बात करनी है कि कौन कौन से इसके जरूरी पार्ट्स हैं। तो पहला इसका जरूरी पार्ट है फ्यूल रोड्स। और फ्यूल रोड्स यूरेनियम या प्लूटोनियम की बनी होती है। फाइन, ओके। दूसरी चीज इसके अंदर आता है बच्चों मॉडरेटर। दूसरी चीज क्या आती है जरूरी? मॉडरेटर। अब मॉडरेटर क्या है? मैंने आप बच्चों को बताया था कि जब यूरेनियम 235 से न्यूट्रॉन टकराता है और उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो वो जो तीनों न्यूट्रॉन है ना, वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। और फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 से टकरा के और इस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर पाते। कई बार तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स एस्केप हो जाते हैं, प्रोसेस से ही बाहर हो जाते हैं। कई बार फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स दूसरे मटेरियल से टकरा के एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक्चुअल में इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, जिस रिएक्शन से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, उसमें यूरेनियम 235 के साथ न्यूट्रॉन टकराना चाहिए, जिसे बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन, जिसकी जो स्पीड है वो कम हो। जिसकी स्पीड क्या हो? कम हो, यानी उसकी एनर्जी कम हो, उसे बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? थर्मल न्यूट्रॉन। तो जो हाई, अब ये जो यूरेनियम की रोड है, मान लो हमने सबसे पहले तो क्या किया, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करवाए, 1-2 न्यूट्रॉन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए प्रोड्यूस करवाए। क्लियर होगी बात? जब वो न्यूट्रॉन बने तो वो न्यूट्रॉन टकराए इन फ्यूल रोड से। इन फ्यूल रोड से टकराने पर नए न्यूट्रॉन जो बनेंगे वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होंगे, तो उन्हें हमें करना है स्लो। क्या करना है? तो स्लो करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसे बोलते हैं मॉडरेटर। उसे क्या बोलते हैं? मॉडरेटर। अब ये जो मॉडरेटर है ये कौन होता है? या तो ये होता है हैवी वाटर, या तो ये क्या होता है? हैवी वाटर। हैवी वाटर किसे बोलते हैं बच्चों? D2O। डी किसके लिए यूज हो रहा है? ड्यूटेरियम के लिए। यानी हमारे पास जो पीने वाला पानी होता है उसमें जो H2O है, उसमें H कौन सा होता है? 1H1 होता है। लेकिन D2O के अंदर ये जो H है, ये H कौन सा होता है? 1H2 होता है। ये H कौन सा होता है? 1H2। इसे बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। तो हैवी वाटर या फिर पैराफिन वैक्स, तो ये यूज करते हैं किसके लिए? मॉडरेटर के रूप में। किसके रूप में? मॉडरेटर के रूप में। अब मॉडरेटर क्या कर देगा बच्चों? न्यूट्रॉन को स्लो कर देगा। न्यूट्रॉन को क्या कर देगा? स्लो। ठीक है जी। अब स्लो करने के बाद से रिएक्शन शुरू हो गई। ये मॉडरेटर यहाँ पर भरा होता है, इस तरह इस चैम्बर में यहाँ पर क्या भरा होता है? मॉडरेटर। तो ये यहाँ पर तो है मॉडरेटर। ये हमारे पास है फ्यूल रोड्स। अब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। चेन रिएक्शन में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 1 से ज्यादा हो सकता है। 1 से ज्यादा होगा तो ये एक्सप्लोजिव बन जाएगा ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी तो धमाका हो सकता है। तो हमें उसे कंट्रोल करना है। क्या करना है? तो कंट्रोल करने के लिए इसमें लगाई गई होती है कंट्रोल रोड्स। क्या लगाई गई होती है बच्चों? कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स को कुछ इस प्रकार से चैम्बर के अंदर इंसर्ट किया जाता है बाहर किसी मैकेनिकल सिस्टम की हेल्प से। ये हमारे पास होगी कंट्रोल रोड्स। अब ये क्या कर, कंट्रोल रोड्स कैसे कंट्रोल करती हैं सिस्टम को? कि जब सपोज करते हैं ये वाली रोड्स के बीच में इन रोड्स की लेंथ को इंसर्ट किया जाता है, तो ये इस प्रकार के मटेरियल की बनी होती है, जैसे बोरोन, कैडमियम, जिनके साथ न्यूट्रॉन टकराएगा तो ये क्या करेंगी? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगी। न्यूट्रॉन को क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको बताता हूं। मान लेते हैं इनकी 33% लेंथ, 33% लेंथ फ्यूल रोड के बीच में डाली हुई है, तो इसका मतलब ये चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि 3 में से 1 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो पहले 1 से क्या बना? 3 में से 2 ही आगे टकराए क्योंकि 1 इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर 2 से कितने बने? 6। फिर 6 में से 2 इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए। फिर 4 टकराए। फिर 4 से 12 बने। यस और नो? लेकिन अभी भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से ज्यादा है। अभी भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से ज्यादा है। तो अगर हमें इसे कंट्रोल्ड मैनर में करना हो तो हम क्या करेंगे? रोड्स की लेंथ को और ज्यादा इंसर्ट कर देंगे। मान लो 33 की बजाय हमने 66% लेंथ इंसर्ट कर दिया, तो क्या चांस है कि हर 3 में से 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे? यही चांस है। 3 में से 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 1 टकराएगा। फिर 3 बनेंगे, 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 1 टकराएगा। फिर 3 बनेंगे, 2 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 1 टकराएगा। तो कंट्रोल्ड मैनर में यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 के साथ रिएक्शन आगे बढ़ेगी। यस और नो? और अगर हमें रिएक्शन को बंद करना है
इसके रेट को घटाना है एनर्जी प्रोडक्शन के, तो क्या करें, इसकी लेंथ को और ज्यादा अंदर इंसर्ट कर दें। मान लेते हैं पूरी तरह से 100% इंसर्ट कर दिया, अंदर 100% करेंगे तो ये सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो टकराएंगे नहीं, टकराएंगे तो और ज्यादा एनर्जी बनना बंद हो जाएगी। या फिर अगर 100% नहीं किया तो हम क्या करेंगे, सपोज 90% लेंथ इंसर्ट कर दिया, तो हर 10 में से 9 एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 1 बचेगा। तो रेगुलरली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से कम हो रहा है, तो लगातार जो हमारी रिएक्शन है न्यूक्लियर रिएक्शन वो घटती हुई कंडीशन में डिक्रीजिंग रेट से आगे बढ़ती है। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास है फ्यूल रोड्स, कंट्रोल रोड्स एंड मॉडरेटर, इन 3 चीजों की बात हमने करी। अब इसमें क्या होता है बेटे, इसके चारों तरफ एक कंक्रीट की बनी हुई, कई मीटर चौड़ाई की कंक्रीट की यानी सीमेंट और कंक्रीट की बनी हुई दीवारें, 8 से 10 मीटर चौड़ाई की दीवारें बनाई गई होती हैं, ताकि इससे जो हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं या जो गामा रेडिएशंस यहाँ से निकलती हैं, उससे काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। इसलिए यहाँ पर एक चीज होती है शील्डिंग। क्या चीज होती है? शील्डिंग। शील्डिंग यानी बचाव के लिए लगाया गया सिस्टम, ठीक है। और 3 नंबर में कौन था हमारे पास? कंट्रोल रोड्स। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या होता है बेटे, इस प्रोसेस में जो हीट निकलती है, इस प्रोसेस में जो हीट निकलती है उसको कूलेंट की हेल्प से, किसकी हेल्प से? कूलेंट हमारी गाड़ियों में भी होता है ना, उसकी हेल्प से, इसमें भी हम पानी वगैरह यूज करते हैं और भी कई प्रकार के केमिकल मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं कूलेंट के। कूलेंट क्या करेगा, जो हीट बनी उसको लेकर निकलेगा, और फिर यहाँ पर एक पानी वाला सिस्टम बना रखा होता है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो बढ़िया तरीके से इधर एक सिस्टम बनाया गया होगा। और जब ये गर्म होकर कूलेंट यहाँ आएगा तो यहाँ पर जो वाटर है उसको क्या करेगा, ये गर्म कर देगा। उसको गर्म करेगा तो यहाँ से क्या बनेगी? स्टीम बनेगी। स्टीम किसको दे देंगे? टरबाइन को दे देंगे। टरबाइन क्या बनाएगी? इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बेटे बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और ये जो गर्म पानी है, 1 मिनट आ रहा है, ये जो गर्म पानी है इसको लगातार ठंडे पानी से क्या करते रहते हैं? रिप्लेस करते रहते हैं। और ये जो कूलेंट है यहाँ से वापस ठंडा होकर अंदर जाता रहता है, हाँ या ना बोलो? तो कूलेंट ठंडा होकर वापस अंदर आ जाता है, गर्म होकर इधर आता है, गर्म कूलेंट यहाँ आता है, पानी गर्म करता है, उससे स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलती है, टरबाइन से बिजली बनती है। फाइन। तो ये प्रोसेस है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर का। ये किसका प्रोसेस है? न्यूक्लियर। ठीक है बेटे, तो ये था हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन, और फ्यूजन को कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। आज एक काम करना है आप सब बच्चों ने, घर जाके इंटरनेट से ये देख लेना, एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर भी काम कर रहे हैं। ये किस लिए देखना है? अपडेट होने के लिए, ताकि हम सिर्फ एक मतलब किताबों वाला मामला तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमें ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि इंडिया में लगभग कितने रिएक्टर काम करते हैं, उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्या क्या उनके यूज हैं, कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश्ड है। हमें ये भी पता हो कि हमारे हरियाणा में कोई न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या इंडिया के कौन कौन से हिस्से में न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ये आप बच्चों ने देखना है। अब थोड़ा सा हमारा रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, आधी क्लास हमें और चाहिए, हाफ ऑफ द पीरियड। देखते हैं आज हाफ टाइम के बाद में हम अगली क्लास में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है।